हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th के इंग्लिश हॉर्नबिल का 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सॉल का हिंदी समरी। दोस्तों, इस कहानी के जो लेखक हैं वो नथाली ट्रॉराय हैं। ये एक कला इतिहासकार हैं जो विलियम डेलरिम्पल की एक पुस्तक उनके अनुवादित कार्य सिटी ऑफ जीन्स के कारण सुर्खी में आई थी। वह भारत में बेल्जियम के राजदूत की पत्नी हैं। उन्होंने अपने पति के साथ दुनिया के अलग अलग शहरों की यात्रा की है। उन्होंने बेल्जियम विश्वविद्यालय से कला और पुरातत्व के इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने अपनी अगली किताब पुरानी दिल्ली की वास्तुकला जैसे जामा मस्जिद और चांदनी चौक पर लिखने की योजना भी बनाई है। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ रुख लेते हैं। कहानी पश्चिमी और पूर्वी देशों में कलाकारों की सुंदरता और इच्छाओं की अलग अलग भावनाओं को दर्शाती है, जबकि पश्चिमी आँख सटीक रूप से जीवन को शारीरिक रूप से देखने के लिए तरसती है। पूर्व में कलाकार शिल्प के साथ एक सक्रिय और भावनात्मक जुड़ाव अधिक पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि दर्शक काम में अपना रास्ता खोजे और कलाकृति की प्रशंसा और विश्लेषण करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण खोजे। उनके लिए यह मूल चीज़ की एकमात्र कार्बन कॉपी से अधिक मंत्र है और इसमें कल्पना, विश्वास और भावात्मक गहराई की अधिक शक्तियाँ शामिल हैं। वे अपने काम में आध्यात्मिकता की गहरी भावना पैदा करते हैं, जो इसे जितना दिखता है उससे अधिक वास्तविक बनाता है। लेखक ने अपनी बात को साबित करने के लिए 3 कहानियों का उल्लेख किया है। 2 कहानी चीनी लोक कथाओं से है और एक बेल्जियम से है। तो चलिए पहली कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी सम्राट के शासन में वू डाओजी नामक एक मध्यकालीन चीनी कलाकार के बारे में है। वह रिजेंट द्वारा अपने निवास की दीवारों को पेंट करने के लिए कहा गया था उसे। उन्होंने पहाड़ों, नदी, बादलों, वन्य जीवन, लोगों आदि की एक सुंदर मध्य रेखा को चिन्हित किया। शानदार काम के लिए पहाड़ों की तलहटी में एक गुफा चित्रित थी। वू ने गुफा के पास एक बार अपने हाथों से ताली बजाई और यह जीवित हो गया। इसने एक नई दुनिया के लिए एक पोर्टल खोला। वू ने गुफा में प्रवेश किया और इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे, चित्र पतली हवा में गायब हो गया। वू इसके साथ ही गायब हो जाता है। कहानी एक चीनी किंवदंती बन गई और कन्फ्यूशियस जैसे लेखकों और दार्शनिक से एक समृद्ध विद्या का हिस्सा भी बन गई। दूसरी कहानी एक चित्रकार के बारे में बताती है जो रहस्यों और कला के आध्यात्मिक जादू में विश्वास करता है। उसने एक शानदार अजगर को चित्र में चित्रित किया, हालांकि उन्होंने उसकी आंखें बनाने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि यदि उसने आंखें खोली तो वो जीवित हो जाएगा। उनकी कला में उनके विश्वास की शक्ति और सामर्थ्य इस प्रकार थी कि वे अपनी कला को जीवंत बनाने और आग में झुलसने वाले अजगर के शिकार होने की संभावनाएं से भी भयभीत थे। अब हम मध्ययुगीन यूरोपीय और विशेष रूप से एंटवर्प बेल्जियम में तीसरी और अंतिम कहानी पर आते हैं। एक बार क्वेंटिन नाम का एक लोहार था जिसे एक साथी ट्रेडमैन की बेटी, जो कि एक पेंटर थी, उससे प्यार था। 2 कौशलों और पेशों के बीच में सामाजिक अंतर ने इस संभावना को कम कर दिया था कि चित्रकार कभी भी उनसे एक साथ विवाह कर सकता। शादी में अपने प्रिय हाथ कमाने के लिए लोहार ने चित्रकार के पैनल पर एक मक्खी बनाने का फैसला किया। यह बिल्कुल ही जीवंत लग रहा था और चित्रकार बेवकूफ़ बन गया और इसे जीवित कीट मानकर उड़ाने की कोशिश करने लगा। क्वेंटिन के कौशल, संकल्प और सरलता से वो आश्वस्त हो गया और अपनी बेटी की उससे शादी करा दी। अपने सच्चे प्यार को पाकर क्वेंटिन अपनी उम्र के सबसे महान चित्रकारों में से एक बन गया। कहानियों से कलाकारों के उद्देश्य में निहित अंतर का पता चलता है। चीनी कलाकार अपने काम में गहरा अर्थ और भावना रखते हैं,
जबकि यूरोपीय लोग बाहरी दिखावे और जीवन जैसी समानता के बारे में चिंतित रहते हैं। लेखक फिर सांसुई की चीनी अवधारणा के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ है पहाड़, नदियाँ। वह योंग, जिसे वर्टिकल माउंटेन जो मर्दाना, गर्म और कठोर है, और इन यानी कि क्षैतिज नदी जो स्त्री, तरल और नम है, इसकी अवधारणाएं के बारे में सूचित करती है। दो ऊर्जाओं को वैक्यूम या खालीपन द्वारा अलग किया जाता है। जहां दो ऊर्जाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती है, यह वह जगह है जहां कलाकार की कल्पना है वो मौजूद होती है और वह अपने काम के माध्यम से संचार की आंख बन जाता है। अंत में ये जो चैप्टर है उन कलाकारों के बारे में भी बात करता है जिन्हें प्राकृतिक रूप में उपहार मिला है और वे औपचारिक प्रशिक्षण और सबक प्राप्त नहीं करते हैं। कलाकार सहज होते हैं और उन अपरंपरागत तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जो तैयार किए गए कलाकार कभी नहीं कर सकते हैं। नेकचंद द्वारा विकसित चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का उल्लेख करते हुए लेखक ने इसे टाइप किया। वह एक अपरंपरागत जीनियस भी थे जिनके पास अपने समकालीन और पूर्ववर्तीय से ऊपर और आगे सोचने की भी दृष्टि थी। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल का हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।